हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एचजीपी यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 13 जिसमें कि मैं एचजीपी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे आसानी से। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ भी ले जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना आप सभी लोग। तो एचजीपी है क्या? अगर हम एचजीपी की बात करें तो एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो अल्टीमेट गोल था, जो अल्टीमेट एम था, वो ये था कि हमें ह्यूमन के जो डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करना है। अभी हमें पता चल चुका है कि जो डीएनए है, डीएनए के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब डीएनए में कौन कौन से जीन्स होते हैं और उन जीन्स का रोल क्या है, तो कंप्लीट सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करना ह्यूमन डीएनए की, उसे आप एचजीपी कहते हैं। एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, टू फाइंड आउट द कंप्लीट सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन डीएनए। तो ह्यूमन डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोजेक्ट डेवलप हुआ। ये जो प्रोजेक्ट था ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। 13 इयर्स का एक प्रोजेक्ट था, तो इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही लंबा चला। 1990 में ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ, लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2006 में, 2003 में कंप्लीट हुआ है। एग्जैक्टली देखा जाए तो 2006 में कंप्लीट हुआ था। जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसकी सीक्वेंसिंग जाके कंप्लीट 2006 में हुई थी। बाकी क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग जो कंप्लीट हुई थी वो 2003 में ही हो गई थी। तो इसको ऑन एन एवरेज माना जाता है कि ये 13 इयर्स का मेगा प्रोजेक्ट रहा। और इस प्रोजेक्ट का जो अल्टीमेट एम था वो था ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करना। ह्यूमन डीएनए में कितने जीन्स हैं, उन जीन्स के रोल्स क्या है, उन जीन्स का बॉडी में कंट्रीब्यूशन क्या है, और वो कौन कौन से प्रोटीन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एवरीथिंग। जितनी भी चीजें हैं ह्यूमन जीन से रिलेटेड, ह्यूमन डीएनए से रिलेटेड, किस तरीके से एक्सप्रेशन होता है, एवरीथिंग। जितना भी मतलब एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीजें जो है इनके बारे में पता लगाना ही अल्टीमेट एम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो एक मेगा प्रोजेक्ट है। मैंने जैसे कि बताया आपको, एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसको मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट वाज 13 इयर्स प्रोजेक्ट। 1990 में स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट हुआ था 2003 में ये प्रोजेक्ट। यहाँ पे ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करने के लिए इस प्रोजेक्ट का जो अल्टीमेट एम था ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करना। और यहाँ पे जो ह्यूमन डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन डीएनए है उसमें हमें पता होना चाहिए टोटल कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। तो ह्यूमन डीएनए के अंदर, ह्यूमन जीनोम में जो टोटल नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर, ये टोटल बेस पेयर हैं। और हर बेस पेयर की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करने का जो एस्टिमेट, जो कॉस्ट लगा, वो लगा $3 पर बेस पेयर। एक बेस पेयर को फाइंड आउट करने के लिए, एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग को डिटरमाइन करने का जो टोटल खर्चा आया है यहाँ पे $3 का खर्चा है। लेकिन अगर हम 3 × 10⁹ बेस पेयर की बात करें, यानी कि ये लगभग 3 बिलियन बेस पेयर है। इतने बेस पेयर का जो टोटल एस्टिमेट और कॉस्ट निकलता है वो निकलता है $9 बिलियन। देखिए यहाँ पे मैंने $9 बिलियन लिखा है। $9 बिलियन ये इसका टोटल एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट की लगी वो थी $9 बिलियन। इसलिए भी इसको $9 बिलियन इसलिए भी इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस था। ये प्रोजेक्ट बड़ा ही कॉस्टली प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट से यानी कि ह्यूमन डीएनए की जितनी भी सीक्वेंसिंग आपने फाइंड आउट की, ह्यूमन जीन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको एक डाटा एनालिसिस के तौर पे स्टोर किया गया। और डाटा एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वो इंफॉर्मेशन कितनी थी, उसके लिए कितना डाटा एनालिसिस जरूरी थी, यानी कि कितनी इंफॉर्मेशन थी, वो उस बात का जो एस्टिमेशन निकलता है वो इस बात से निकल जाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई लगभग 3300 बुक्स में। ह्यूमन डीएनए की कितनी इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन ह्यूमन डीएनए से मिली कि उसको 3300 बुक्स में लिखा गया। और वहां पे वो जो बुक थी उसमें वो कोई एक छोटी किताब नहीं थी, उसमें कोई नंबर ऑफ पेजेस कम नहीं थे। 1000 पेजेस इन ईच बुक्स, और हर पेज में 1000 लेटर्स। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन ह्यूमन डीएनए से ह्यूमन डीएनए से सेलेक्ट की गई, ह्यूमन डीएनए की फाइंड आउट की गई, ह्यूमन डीएनए से, ह्यूमन जीनोम से इंफॉर्मेशन को, जिससे कि उसको 3300 बुक्स में नोट डाउन किया गया। और हर बुक लगभग कितनी की, हर बुक में 1000 पेज थे
और हर पेजेस में 1000 लेटर्स। तो इतनी बड़ी एक अपने आप में यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशंस को डेवलप किया ह्यूमन डीएनए से रिलेटेड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद ये जो एचजीपी है, इस एचजीपी इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ राइट यहाँ पे एक बायोलॉजी में एक नई ब्रांच डेवलप हो जाती है जिसको आप बोलते हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एचजीपी क्लोजली एसोसिएटेड विद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरिया ऑफ बायोलॉजी। एचजीपी के साथ साथ एक नया एरिया डेवलप हो गया। एचजीपी का अल्टीमेट एम था कि ह्यूमन डीएनए से मिलने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना है, राइट? उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर डिवाइसेस में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे बायोलॉजी में एक नई ब्रांच डेवलप होगी जिसको आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब ये है द ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बायोलॉजी स्टोर इनटू दी। कहाँ स्टोर की जाती है इंफॉर्मेशन? ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, राइट? ये टेक्निकल डिवाइसेस में स्टोर की जाती है, कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। तो यहाँ पे बायोलॉजी की इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए जो टेक्निक डेवलप की जाती हैं, कंप्यूटर डेवलप किए जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो वो सारी जो चीजें हैं उसकी वजह से एक बायोलॉजी का नया एरिया डेवलप हो गया जिसको आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट था इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इस प्रोजेक्ट को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने पहली बार कोऑर्डिनेट किया और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इस प्रोजेक्ट को, इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को डेवलप करने का काम किया। लेकिन बाद में इसका जो मेजर पार्टनर बना वो बना वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। यूके की यूनाइटेड किंगडम की एक ट्रस्ट थी जिसको आप बोलते हैं वेलकम ट्रस्ट। वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके इसका एक बड़ा पार्टनर माना जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे अदर कंट्रीज ने भी अपना कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट किया। जैसे कि एक बहुत बड़ा कॉस्टली प्रोसेस था, $9 बिलियन का इसमें टोटल एक्सपेंसिव से टोटल खर्चे थे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इसमें जो मेजर पार्टनर बन के उभरी वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। इसके अलावा यहाँ पे और भी कंट्रीब्यूशंस थे, जैसे कि जापान का कंट्रीब्यूशन था, फ्रांस का कंट्रीब्यूशन रहा, जर्मनी का रहा और चाइना का रहा। तो अदर जो कंट्रीब्यूशन दिया अदर कंट्रीज ने, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड चाइना, इन कंट्रीज का भी यहाँ पे अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन था टू डेवलप दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो अल्टीमेट गोल्स थे वो गोल्स क्या क्या थे? लिसन केयरफुली। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स थे आइडेंटिफाई ऑल दी जीन्स, राइट? अभी तक की डेट में जो इस प्रोजेक्ट की वजह से जो जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया, लगभग 20 से 25,000 जीन्स को अभी तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है ह्यूमन जीनोम से, राइट? एक प्रीवियस एस्टिमेशन लगाया जाता था कि ये जो ह्यूमन जीन है, जो नंबर ऑफ जीन्स है एक ह्यूमन डीएनए में, वो लगभग 80,000 से 1,40,000 तक हो सकते हैं। लेकिन वो जो प्रीवियस एस्टिमेशन था वो रॉन्ग प्रूव हुआ और हमें पता चला कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीन्स है वो लगभग 20 से 25,000 तक है। तो इसका जो अल्टीमेट एम था आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, जितने भी जीन्स हैं उन जीन्स के फंक्शंस क्या हैं, उन सभी जीन्स को आइडेंटिफाई करना इसका अल्टीमेट एम था इस प्रोजेक्ट का, ठीक है? दूसरा, डिटरमाइन सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर। अब ह्यूमन जीनोम में जीनोम मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड साइट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड साइट ऑफ क्रोमोसोम को आप जीनोम कहते हैं, यानी कि हैप्लॉइड डीएनए की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हैप्लॉइड में टोटल कितने बेस पेयर होते हैं? 3 बिलियन बेस पेयर होता है। अगर डिप्लॉइड की बात करें तो डबल हो जाते हैं। तो उन 3 बिलियन बेस पेयर की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करना इसका अल्टीमेट गोल था, सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें ह्यूमन डीएनए से मिलती है, ह्यूमन जीन के फंक्शंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली, उसको डाटा एनालिसिस में स्टोर करना। इज दैट क्लियर? इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। डेटाबेस में वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना इस प्रोजेक्ट का अल्टीमेट गोल था। इसके साथ साथ वहां पे इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए हमें डाटा एनालिसिस को डेवलप करने की बहुत जरूरत थी, इसलिए वहां पे कुछ एनालिसिस भी, डाटा एनालिसिस वगैरह भी इंप्रूव किए गए। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे इस एचजीपी के साथ साथ कुछ इश्यूज भी डेवलप होने लगे, कुछ एथिकल इश्यूज डेवलप होने लगे, लीगल सोशल इश्यूज डेवलप हुए। ईएलएसआई का मतलब होता है एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज एचजीपी के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे अल्टीमेट जो एम था वो था ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करना, ह्यूमन की बॉडी में जितने भी जीन्स हैं उन सभी जीन्स का रोल्स को फाइंड आउट करना, ये इसका अल्टीमेट एम था।
तो यहाँ पे ह्यूमन डीएनए के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ह्यूमन जीनोम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पे कुछ इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज भी डेवलप होने स्टार्ट हो गए। तो ये थे गोल्स ऑफ व्हाट, एचजीपी यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब मैं बात करता हूं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एडवांटेजेस क्या थी ये आपको पता होना चाहिए, सो लिसन केयरफुली। नाउ सी एडवांटेजेस ऑफ एचजीपी। अब एचजीपी को डेवलप करने के पीछे क्या क्या एडवांटेज थी, क्या क्या एडवांटेजेस थी ये आपको पता होना चाहिए। पहली जो एडवांटेज थी वो थी नॉलेज अबाउट डीएनए वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, वैसे तो 99.9% ह्यूमन जीनोम सभी का सिमिलर होता है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है उनका 99.9% ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन जीनोम सेम होता है, लेकिन 0.1% वहां पे डिफरेंस देखा जाता है। उस डिफरेंस को वेरिएशन कहते हैं और उस वेरिएशन की वजह से हम एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं। हमारी जो डिसिमिलैरिटी डिपेंड करती है वो उसी वेरिएशन की वजह से करती है जो कि सिर्फ 0.1% है। जैसा कि मैंने आपको बताया 99.9% डीएनए इज सेम ऑफ ऑल, सभी का डीएनए 99.9% सिमिलर होता है, लेकिन 0.1% डिसिमिलैरिटीज देखी जाती है जिसको आप वेरिएशन कहते हैं। तो उस वेरिएशन को हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली जो एडवांटेज थी वो थी टू फाइंड आउट द डीएनए वेरिएशन अमंग ऑल द इंडिविजुअल। तो हमें पता चला कि वेरिएशन जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें 0.1% वेरिएशन होती है। उस वेरिएशन के बारे में नॉलेज को हम गेन कर सकते हैं एचजीपी से, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं एचजीपी से यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, इसकी वजह से थाउजेंड ऑफ डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। काफी सारे ऐसे जीन डिफेक्ट होते हैं, राइट, काफी सारे ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जीन्स में एरर की वजह से डेवलप होते हैं। अगर किसी के जीन्स में कहीं पे कोई एरर डेवलप हो जाता है तो उस जीन्स में एरर की वजह से कोई पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। तो इस एचजीपी से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें आइडिया लगा जीन के डिफेक्ट्स के बारे में। अगर हमें जीन के डिफेक्ट के बारे में आइडिया होगा या उसके बारे में पता चलेगा तो ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को रोका जा सकता है, तो प्रिवेंट थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर। एंड तीसरा पॉइंट है न्यू वे टू डायग्नोज। ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक नया तरीका मालूम पड़ा कि किस तरीके से किसी जेनेटिक डिफेक्ट को डिस्कवर किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, डायग्नोज किया जा सकता है। तो डायग्नोसिस के तरीके भी हमें एचजीपी से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। डायग्नोसिस एचजीपी से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें जीन डिफेक्ट को हमने फाइंड आउट किया, उसके डायग्नोसिस को भी साथ के साथ हमने फाइंड आउट करने का हमारे पास एक तरीका मिल गया। इसके बाद प्रोवाइडिंग क्लूज फॉर ह्यूमन बायोलॉजी। तो ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं, उन प्रोटीन्स का रोल क्या है। मैंने आपको एक हाइपोथेसिस बताई थी, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। एक पर्टिकुलर जीन एक एंजाइम बनाता है, एक पर्टिकुलर जीन एक एंजाइम बनाता है जो कि प्रोटीन होता है, या एक पर्टिकुलर जीन एक प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन्स के, इन एंजाइम्स के क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या क्या फंक्शन है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी प्रोटीन बन रहा है, जितने भी टाइप के प्रोटीन में एक्सप्रेशन हो रहे हैं, तो वो जिसको आप ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं, वो सारे क्लूज हमें एचजीपी से मिल जाते हैं यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। इसके बाद लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। इससे हमें नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को के जीनोम को भी हमें फाइंड आउट करने का तरीका मिला। बाद में कुछ नॉन ह्यूमन जीनोम के जो जीनोम को जो है फाइंड आउट किया गया। नॉन ह्यूमन मतलब कुछ बैक्टीरिया के जीनोम को फाइंड आउट किया गया। इससे यहाँ पे एक आइडिया डेवलप हो गया कि इसी तरीके से हम किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। बैक्टीरिया की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया गया, ईस्ट की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया गया। आर यू गेटिंग और नॉट? कुछ नेमेटोड की सीक्वेंसिंग को भी बाद में फाइंड आउट किया गया, ये मैं आपको बताऊंगा। लिसन केयरफुली। इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशंस है, इसकी एप्लीकेशंस को आप हेल्थ केयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ एनवायरमेंटल रेमेडिएशंस में भी एचजीपी से रिलेटेड एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एचजीपी है, हमने ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करना है, तो अगर हमें
ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करना है तो उस सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका, एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका अल्टीमेट गोल होता है, अल्टीमेट एम होता है टू एनालाइज द जीन्स, टू फाइंड आउट द जीन्स, टू फाइंड आउट द सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करना, जितने भी ह्यूमन डीएनए में जीन्स होते हैं उन जीन्स को फाइंड आउट करना, इसका अल्टीमेट एम होता है, अल्टीमेट गोल होता है। अब हम इस सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, यानी कि मेथोडोलॉजी क्या है। इस मेथोडोलॉजी में टू मेजर अप्रोच आती हैं। पहली अप्रोच है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएसटी भी बोल देते हैं, ईएसटी। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहली जो मेथोडोलॉजी है वो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और जो दूसरी मेथोडोलॉजी है वो है सीक्वेंस एनोटेशन। अब ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है मतलब ये शॉर्ट सीक्वेंस होती है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में पढ़ाया था। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो डीएनए सीक्वेंस है जो कि अपने आप को जो कि एमआरएनए टेम्पलेट पे डेवलप किया जाता है। तो ये ईएसटी जो है एमआरएनए टेम्पलेट पे डेवलप की जाती है, एमआरएनए टेम्पलेट पे इस सीक्वेंस को डेवलप किया जाता है। यानी कि ईएसटी में वो सारे जीन आते हैं, वो सारे डीएनए आते हैं जो कि अपने आप को आरएनए में एक्सप्रेस करता है। तो जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू द आरएनए, ऐसा जीन जो कि आरएनए में एक्सप्रेस करता है, एमआरएनए में एक्सप्रेस करता है, उससे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लेके, कॉम्प्लीमेंट्री जीन लेके हम उसके एक्सप्रेशन को कंफर्म कर सकते हैं। तो दिस इज द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल इन जीन डिस्कवरी। एंड ये एक इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है जीन डिस्कवरी में। अभी तक की डेट में लगभग 74.2 मिलियन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग को फाइंड आउट कर लिया गया। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या है? ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की एक शॉर्ट सेगमेंट है जो कि अपने आप को आरएनए में एक्सप्रेस करता है, फिर आरएनए से वो प्रोटीन में एक्सप्रेस होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब क्या है? ये शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है या जीन है जिसके एक्सप्रेशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी तक की डेट में 74.2 मिलियन ईएसटी यानी कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो है हमारे डेटाबेस में मौजूद है, पब्लिक डेटाबेस में मौजूद है। इसके अलावा इसकी जो एवरेज लेंथ होती है, इसकी एवरेज लेंथ 500 to 800 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की जो लेंथ होती है 500 से 800 न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लाइंड अप्रोच ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या मेथोडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो ब्लाइंड अप्रोच है वो किसको माना जाता है? तो ब्लाइंड अप्रोच ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी इज सीक्वेंस एनोटेशन। ये सीक्वेंस एनोटेशन को पहली बार डेवलप किया फ्रेडरिक सेंगर ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इस सीक्वेंसिंग एनोटेशन, इस अप्रोच को, इस मेथोडोलॉजी को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए इस मेथोडोलॉजी को जो डेवलप किया वो डेवलप किया फ्रेडरिक सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने। वो किसने डेवलप किया? फ्रेडरिक सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने किया। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ जीन। ये वो प्रोसेस है जिसमें कि आप जीन लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द टेक्निक टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ जीन्स। तो जीन्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक और प्रोसीजर को आप सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। ये एक ब्लाइंड अप्रोच कंसीडर किया जाता है इसको। अब यहां पे ये हो गया सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसके लिए जो प्रोसेस किया जाता है, ये मेथोडोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए एक लंबा सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। लंबा सा प्रोसेस क्या है कि जो ह्यूमन डीएनए है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, मैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में भी आपको ये पढ़ा चुका हूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कंप्लीट डीएनए को आप डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कट कीजिए। जैसे ही आप कंप्लीट डीएनए को डिफरेंट फ्रेगमेंट में कट करते हैं वैसे ही आपके पास डिफरेंट जीन्स आ जाते हैं। उन जीन्स को जो है किसी क्लोनिंग वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो जो क्लोनिंग वेक्टर यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन डीएनए के लिए, जैसे कि ह्यूमन डीएनए की और ह्यूमन जीन की लेंथ ज्यादा होती है, तो ऐसे केस में हम एक सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको काफी सारे क्लोनिंग वेक्टर भी डिस्कस किए थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर में, ठीक है। प्लाज्मिड मैंने आपको बताया था क्लोनिंग वेक्टर है, लेकिन प्लाज्मिड जो है वो शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर लॉन्ग लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट हो उसके लिए कुछ दूसरे वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन जीनोम की, ह्यूमन जीन की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करने के लिए, उसके रोल को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमें डिफरेंट
वेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं, वो वेक्टर्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है BAC एंड YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल में भी पढ़ा चुका हूँ। दिस इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इस क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आप बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। तो दिस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल किया जाता है, YAC का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का। तो कहने का मतलब यह यहाँ पे ये है कि ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन जीन की ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ह्यूमन जीन के फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, ह्यूमन जीन के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं, या तो किसी बैक्टीरिया को इस्तेमाल करेंगे या फिर ईस्ट को इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमन जीन के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें बैक्टीरिया या ईस्ट जैसे होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और उनके लिए सबसे सुटेबल जो क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहली बार जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया तो यहाँ पे ह्यूमन जीन की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करने के लिए लगभग 20 कुछ वॉलंटियर्स लोग थे, लगभग 22 वॉलंटियर्स लोग थे, जिनके WBCs को निकाल के WBCs में जो जीन है उस जीन को ही सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया गया था। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जनरली WBCs के जीन की सीक्वेंसिंग को यहाँ पे फाइंड आउट किया गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में हर सेल में जितने भी डीएनए होते हैं, जीन्स जो होते हैं, सारी की सारी सेल्स में कॉमन होते हैं। किसी सेल में उसका एक्सप्रेशन होता है, किसी में नहीं होता है। तो सभी सेल के जो जीन्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो WBCs के जीन्स को आइसोलेट करके वहां से डीएनए को निकाला गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से काफी सारे फ्रेगमेंट आ गए आपके पास, जिनको आप जीन्स कहते हैं। अब उन जीन्स के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए आपने कुछ क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल किया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इन क्लोनिंग वेक्टर में इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर आपने उनको कल्चर मीडियम में ग्रो करा के देखा और फिर ऑब्जर्व किया कि किस जीन का क्या रोल है, किस जीन का प्रोडक्शन क्या होता है, किस जीन का क्या एक्सप्रेशन होता है। तो ये सारी डिटेल हमें इन मेथोडोलॉजी से डेवलप होगी। पहला एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। ये दो मेजर अप्रोच है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए को एनालाइज करने की, जीन की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करने की, ये यहाँ पे हमारे पास दो मेथोडोलॉजी हो गई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका सीक्वेंसिंग एनोटेशन। इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ साइलेंट फीचर्स भी थे, ह्यूमन डीएनए के कुछ साइलेंट फीचर थे। अब मैं बता रहा हूँ आपको ह्यूमन डीएनए के साइलेंट फीचर, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अल्टीमेट एम था जीन को फाइंड आउट करना, जीन के फंक्शंस को फाइंड आउट करना, डीएनए की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करना। अब हमें ह्यूमन जीनोम के बारे में पहले से बेटर आइडिया हो गया। ह्यूमन डीएनए के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, कलेक्ट कर ली हमने उसको, ठीक है। तो वहां पे हमने कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन को, और वो इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे, वो आती है साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम में। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही मिली है। तो लिसन केयरफुली। तो जो पहली इंफॉर्मेशन है, कंसिस्ट ऑफ 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। जो एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ह्यूमन डीएनए में वो ये है 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। इतने न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं ह्यूमन डीएनए में। इसके बाद सेकंड पॉइंट, एवरेज जीन्स का जो साइज होता है 3000 बेस पेयर। जो जनरली जितने भी जीन्स हैं हमारी बॉडी में उनका जो एवरेज साइज है वो 3000 बेस पेयर है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीन्स हैं जिनका साइज एबनॉर्मल है। जैसे कि लार्जेस्ट जीन की हम बात करें तो एक लार्जेस्ट जीन का साइज 2.4 मिलियन बेस पेयर है, जिसे आप डिस्ट्रोफिन जीन कहते हैं। डिस्ट्रोफिन जीन को लार्जेस्ट जीन माना जाता है। ये डिस्ट्रोफिन जीन अपने आप को डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में एक्सप्रेस कराने का काम करता है, और दिस इज द लार्जेस्ट जीन, ये लार्जेस्ट जीन कंसीडर करते हैं। और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करता है। इस प्रोटीन की कमी की वजह से अगर इस जीन का कोई डिफेक्ट हो जाता है तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिसऑर्डर, आपने पढ़ा होगा, डेक्यूनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रोफिन की कमी की वजह से, इस जीन में डिफेक्ट की वजह से। ये यहाँ पे लार्जेस्ट जीन माना जाता है। वैसे ही एक स्मॉलेस्ट जीन होता है जो कि वाई क्रोमोसोम में होता है, जिसको आप TDF बोलते हैं। TDF मतलब टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर सबसे स्मॉलेस्ट जीन में कंसीडर किया जाता है। इसमें केवल 14 बेस पेयर होते हैं। इसमें केवल कितने बेस पेयर होते हैं?
14 बेस पेयर होते हैं टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये जीन क्रोमोसोम Y के अंदर प्रेजेंट होता है। किसमें? क्रोमोसोम Y के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जो कि टेस्टिस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट में TDF जीन का भी रोल होता है। इज दैट क्लियर? ये स्मॉलेस्ट जीन कंसीडर किया जाता है। जो एवरेज साइज है जीन का वो 3000 बेस पेयर है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन है। एक लार्जर जीन जो कि 2.4 मिलियन बेस पेयर इसमें होते हैं, और दूसरा जो TDF है उसमें सिर्फ 14 बेस पेयर होते हैं। उसके बाद अगला जो फीचर है, जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में लगभग 25,000 जीन्स होते हैं। 20 से लेकर 25,000 टोटल नंबर ऑफ जीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जबकि एक प्रीवियस जो एस्टिमेशन था उसके अकॉर्डिंग 80,000 से 1,40,000 तक जीन्स को कंसीडर किया जाता था। पहला जो एस्टिमेशन था उसके हिसाब से माना जाता था कि जो जीन्स है हमारी बॉडी में वो 80,000 से लेके 1,40,000 तक होते हैं, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये साफ हो गया कि ये जीन्स 80,000 से 1,40,000 की जगह 20,000 से 25,000 तक जीन्स माने जाते हैं। तो लगभग हमारी बॉडी में 20,000 से 25,000 जीन्स माने जाते हैं। कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनके फंक्शंस जो है बिल्कुल अननोन है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनके फंक्शन हमें पता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 50% डिस्कवर्ड जीन ऐसे हैं जो कि जिनके फंक्शन अननोन है, यानी कि उनको डिस्कवर तो कर लिया गया है लेकिन उनके फंक्शंस के बारे में हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं मिला। इवन आफ्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो किसी काम के नहीं है। 50% जीन अननोन फंक्शन वाले हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, जैसे प्रोटीन की हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस या 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। अब ऐसे कितने जीन्स हैं जो कि प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं? वो सिर्फ 2% से भी कम है। ऐसे जीन जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन में एक्सप्रेस करते हैं, सारे के सारे जीन किसी प्रोटीन में एक्सप्रेस करें ये कंपलसरी नहीं है। इज दैट क्लियर? ऐसा जीन जो कि अपने आप को प्रोटीन में एक्सप्रेस करता है, मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, उसे आप सिस्टोन बोलते हैं, जो कि अपने आप को mRNA में एक्सप्रेस करता है, फिर mRNA उसको जो है प्रोटीन में एक्सप्रेस कराने का काम करता है। ऐसे जीन को आप सिस्टोन कहते हैं। ऐसे जीन को क्या कहते हैं? सिस्टोन। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि सारे के सारे जीन्स जो होते हैं वो अपने आप को प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कराते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? All genes will not express into the protein. If all genes will not express into the protein, और जो जीन एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन में वो सिर्फ कितने हैं? 2% से भी कम जीन है ऐसे जो अपने आप को प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस कराने का काम करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल रिपीटेड सीक्वेंस होती है। कुछ सीक्वेंस डीएनए में ऐसी होती है जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है, मल्टीपल रिपीटेड सीक्वेंस कहते हैं। कुछ डीएनए में ऐसी सीक्वेंस होती है जो कि अपने आप को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने का काम करती है, मल्टीपल रिपीटेड सीक्वेंस। ये भी एक ह्यूमन जीनोम का कैरेक्टर है। क्रोमोसोम 1 को सबसे बड़ा क्रोमोसोम माना जाता है। इस क्रोमोसोम 1 की जो सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई, मैंने बताया था आपको जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो 13 इयर्स प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 1990 में, लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2003 में। लेकिन अभी भी एक क्रोमोसोम ऐसा था जिसकी सीक्वेंसिंग डेवलप होने में टाइम लगा, जिसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई 2006 में। ये क्रोमोसोम नंबर 1 जो कि सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम माना जाता है, जिसमें कि 2968 जीन्स माने जाते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा जो जीन्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो क्रोमोसोम नंबर 1 में होते हैं। और इसकी जो सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई 2006 में, इसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी इस क्रोमोसोम की। और बाकी जितने भी क्रोमोसोम है 24 क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया गया। 24 क्रोमोसोम मतलब 22 तो ऑटोसोम्स हो गए, एक एक्स क्रोमोसोम हो गया और दूसरा वाई क्रोमोसोम हो गया। तो टोटल 24 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो 24 टाइप के क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया गया और उन सारे क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग का आइडिया हमें 2003 तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 एक ऐसा क्रोमोसोम था जिसकी सीक्वेंसिंग को कंप्लीट होने में अभी भी टाइम लग रहा था। 2006 में जाके इसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट की गई। सबसे शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम जो माना जाता है वो वाई क्रोमोसोम को माना जाता है। जीन्स के मामले में सिर्फ 231 जीन्स होते हैं, वाई क्रोमोसोम सबसे शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक आता है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा कि मैंने बताया 99.9% लोगों का ह्यूमन जीनोम सेम होता है, ठीक है, लेकिन 0.1% डिफरेंस होता है। यानी कि वो जो डिफरेंस है उसको आप SNP भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी डिफरेंस देखे जाते हैं जिनको SNP बोला जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस्ड डिफरेंस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इसको बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होता है। देखिए, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेसिस डिफरेंस, यानी कि पूरा कंप्लीट डीएनए सेम है, पूरा सीक्वेंसिंग सेम है, लेकिन कुछ लोकेशन ऐसी होती है जहां पे
वो डीएनए डिफरेंस डेवलप हो जाता है और उस सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस का डिफरेंस डेवलप होता है। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस के डिफरेंस लगभग हमारे ह्यूमन डीएनए में 1.4 मिलियन लोकेशन पे हैं। कितने हैं? 1.4 मिलियन लोकेशन पे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस। कहीं कहीं पे किसी सीक्वेंसिंग में सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होता है एंड उसकी जो साइंटिस्ट ने लोकेशंस कंफर्म करी कि वो लगभग 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी होती हैं ह्यूमन डीएनए में जहां पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस देखा जाता है। 99.9% ह्यूमन जीनोम जो है बिल्कुल सेम होता है। इज दैट क्लियर? लिखा भी है मैंने 99.9% न्यूक्लियोटाइड आर सेम। इज दैट क्लियर? समझ आया? इसके बाद इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद कुछ दूसरे एनिमल्स के जीनोम की सीक्वेंसिंग भी फाइंड आउट की गई। उन एनिमल्स के नाम उन दूसरे ऑर्गेनिज्म के नाम मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया गया। इसमें एक बैक्टीरिया आता है, आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। सबसे पहला था एक बैक्टीरिया जो पहला था जिसकी सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया, उसका नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। मैं लिख देता हूं यहां पे, लिसन केयरफुली। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe फर्स्ट बैक्टीरिया जिसके डीएनए सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया गया। तो वो फर्स्ट जो बैक्टीरिया था वो था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe एक बैक्टीरिया था जिसकी सीक्वेंसिंग को, जैसे ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग को पहली बार फाइंड आउट किया गया, वैसे ही उसकी सीक्वेंसिंग को भी फाइंड आउट किया गया। तो ये था एक बैक्टीरिया। तो फर्स्ट बैक्टीरिया जिसकी सीक्वेंसिंग को कंफर्म किया गया, उस बैक्टीरिया का नाम था हीमोफिलस, जो कि निमोनिया कोज बैक्टीरिया होता है, इन्फ्लुएंजाe। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe बोलते हैं इस बैक्टीरिया को। ऐसे ही एक प्लांट की भी सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया गया, जिसको फर्स्ट प्लांट बोलते हैं, जिसकी सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया गया, इसका नाम था अरेबिडोप्सिस। इसका नाम था अरेबिडोप्सिस थैलियाना। अरेबिडोप्सिस थैलियाना नाम का एक प्लांट, एक मस्टर्ड प्लांट होता है। इस मस्टर्ड प्लांट की सीक्वेंसिंग को भी फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, इसके बाद एक ईस्ट की सीक्वेंसिंग को भी फाइंड आउट किया गया, और ये जो फर्स्ट ईस्ट था जिसकी सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया गया, ये था सैक्रोमाइसीस सर्विसी। कौन सा था? सैक्रोमाइसी। इस ईस्ट का नाम था सैक्रोमाइसीस सर्विसी। सैक्रोमाइसीस सर्विसी इस ईस्ट का नाम था जिसकी जीनोम की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया गया। उसके बाद एक एनिमल की सीक्वेंसिंग को भी फाइंड आउट किया गया, जो कि एक नेमेटोड था और जिसका नाम था सिनोरैप्टिटिस एलिगेंस। ये नॉन ह्यूमन मॉडल है ह्यूमन जीनोम के लिए। क्या है ये? नॉन ह्यूमन मॉडल्स फॉर जीनोम, फॉर फाइंडिंग आउट द जीनोम सीक्वेंस। इसके अलावा एक क्या था बेटा? एनिमल भी था जिसका नाम था, जो कि एक नेमेटोड है, सिनोरैप्टिटिस। सिनोरैप्टिटिस एक नेमेटोड में आता है, एलिगेंस। फर्स्ट टाइम इस एनिमल्स के जीनोम की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट किया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसी के साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहीं पे खत्म हुआ। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।